हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। मैं प्रेरणा आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ प्रेरणा लर्निंग हब में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 5 अभी हमारा चल रहा है। क्लास 6 का, जैसे कि आपको बता दें, ये हमारा क्लास 6 का है और इससे पहले के 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और हम उसको अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन डिकोड करके बताई हूँ। और आई होप कि अगर आप उसको कर लेते हैं तो उस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो ये रामबाण है एनसीईआरटी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए अभी हम 5वें चैप्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख पारीमंडल। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताने का कोशिश करूँगी। और एनसीईआरटी के बारे में भी बात करेंगे, एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ये तो आप लोगों को अभी से 4 चैप्टर को पढ़ते हुए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ और ये क्यों एनसीईआरटी बुक बोल रहा है, ये 4 चैप्टर को पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए किसी जीव के सारे मूलभूत आवश्यकताएं, जो भी उसको ज़रूरत होती है, हवा, जल, पानी, भोजन, किस सारी चीज़ों का यहाँ पे पूर्ति हो जाता है पृथ्वी पे। और हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पे नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी पे ही है। इसीलिए बोल रहा है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़, पहला क्या मैं बोली, ये 3 चीज़ बहुत याद रखना है। पहला है भूमि और दूसरा बोल रहा है जल और तीसरा बोल रहा है हवा। हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि फ़ोन से उतने सही से हो नहीं पाता है। तो आप बस मेरी बातों को और मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका एक भी कन्फ्यूजन या फिर एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का भूमंडल का कहने का मतलब है भूमि। भू का अर्थ समझ आइए कि आपको भूमि बस समझना है। भूमंडल मतलब भूमि जिस पे हम रहते हैं। ऐसे घरेलू भाषा में बोले तो धरती, उसे भूमंडल कहते हैं। और बोल रहा है गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और मतलब जीवन जीने के लिए भूमंडल ज़रूरी है, वायुमंडल ज़रूरी है। वायुमंडल क्यों ज़रूरी है, ये तो पहले है कि आपको सांस लेने के लिए, किसी भी चीज़ को, जीव को जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है और सांस लेने के लिए वायु का होना बहुत ज़रूरी है। वायु बहुत और भी बहुत मुख्य जो है किरदार निभाता है पृथ्वी के मामले में। आपको अगर धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक ही साथ अगर आपको सारा लोड दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे जैसे एनसीईआरटी हमको समझाने का कोशिश कर रहा है हम वैसे वैसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत सारे भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। पहला भूमंडल हो गया, दूसरा वायुमंडल हो गया और तीसरा जलमंडल हो गया। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और वाष्प सम्मिलित है। बर्फ जो है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों पे पाया जाता है। और जल जो है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर और ये फिर नदी, तालाबों, झील, ये सब में जल पाया जाता है। और जल वाष्प के रूप में जो है कि आसमान में रहता है हवा के साथ में, ठीक है।
और बोल रहा है जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। समझ गए? अभी आपको एक स्लाइड ऐड करके आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है? आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है और एक मिनट, बस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी मैं कर देती हूँ सही। ये लीजिए बन गया। बस समझने के लिए आप समझिएगा, ठीक है? अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि ये है हमारा भूमंडल। मान लीजिए ये हमारा है भूमंडल, भूमंडल, और ये है हमारा जलमंडल, जलमंडल, और ये हमारा वायुमंडल, वायुमंडल। और ये तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती है, जलमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों चीज़ जहाँ पे मिलती है उस एरिया को कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये तीनों का पार्ट हो रहा है ना, तीनों इस जगह पे मिल रहा है, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है जीव मंडल। जीव मंडल जहाँ पे जीव रहते हैं इसको जीव मंडल कहा जाता है। मतलब तीनों, वायुमंडल, भूमिमंडल और जलमंडल, तीनों जहाँ पे मिलता है यहाँ पे इस भाग को कहा जाता है जीव मंडल। क्योंकि जहाँ पे ये तीनों मंडल मिलेगा वहीं पे जीव मंडल, वहीं पे जीव उत्पन्न होगा, वहीं पे जीव वास करेगा, वहीं पे उसका जीवन संभव होगा। इसीलिए उसको जीव मंडल, या फिर एक और नाम है इसका, उसे कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल, जीव मंडल या फिर जैव मंडल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलेगी इस वाले एरिया को, उसे जैव मंडल कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, क्योंकि वहीं पे जीवन संभव है। और इसके अलावा ना इधर जीवन संभव है, ना इधर और ना इधर। समझिए, जहाँ पे मिलेगा उतने ही एरिया में जीवन संभव है। किसी एक की अनुपस्थिति में किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वही यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कहने का कोशिश कर रहा है कि जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, हवा और जल सभी मिलते हैं, इस और सभी प्रकार के जीवन भी पाए जाते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए बूझो और पहले का दो नाम का किरदार रहता है, जो आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी समझने में हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे बूझो क्या कहना चाह रहा है। बूझो ये आपको बताना चाहता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की उत्पत्ति। अब देखिए ये कुछ शब्द के बारे में बता रहा है जिसकी उत्पत्ति हुई है और वो कहाँ से हुई है और उसका अर्थ क्या है वो आपको बताने का कोशिश कर रहा है। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। अब आपको जैसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा पत्थर का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है, तो आप बोलेगा लिथास। जैसे बोल देगा लिथास का अर्थ ग्रीक में क्या होता है, पत्थर। एटमास का अर्थ क्या होता है, वाष्प। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है, जल। और बायोस का अर्थ क्या है, जीवन। क्या आप इनसे और भी अधिक शब्द बना सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप अपने से सोच के सोचने का कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लीजिए भूमंडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी था, जीवमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। और इन सब के बारे में अलग अलग और डिटेल से चर्चा करेंगे अभी, और आपको सारी चीज़ें पता चलेगी एक एक करके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भूमंडल को देख लेते हैं। भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है, भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा है आपको बताने का कोशिश करते हैं। पहला है महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब होता है ये स्थल जिस पे जीव रहते हैं, और दूसरा होता है महासागरीय बेसिन। महासागरीय, महासागरीय, इधर यहाँ पे लिख देती हूँ महासागरीय बेसिन।
आप बस मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए, हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बस आप मेरी बातों को समझिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए, भूमंडल जो है दो दो भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है। तो भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है एनसीईआरटी की बुक में। पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। और ये दोनों क्या है, दोनों के बारे में अलग अलग डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल का क्या अर्थ बताई हूँ, भूमि, मिट्टी, धरती, इसी को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी का चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। ये जो पतली जो है परत होता है, ये भूपट्टी जिसे कहा जाता है। भूमंडल को भूपट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाया जाता है तभी ना पेड़ पौधे उगते हैं, और इसीलिए बोलता है इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो है कि इसके ये जीवों के लिए, किसी भी जीव के लिए, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है ये पोषक तत्व, ठीक है। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताई, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 1.5 में देखिए, विश्व के मानचित्र देखिए। अब ये कहाँ है देख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है कि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पतले पतले रास्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी महासागर अलग नहीं है, किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। वही इसमें कहना चाह रहा है कि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। वह एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। पूछ रहा है क्या स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, क्योंकि जलीय भूभाग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इससे एशिया से जुड़ा हुआ नहीं है। अंटार्कटिका बिल्कुल अलग है, ये किसी भी तरीके से दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप बोलिएगा नो। सिर्फ और सिर्फ महासागरीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान रहता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI कर लीजिए। बोलेगा कि स्थल की ऊंचाई किससे मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है, तो समुद्री तल से। क्योंकि समुद्र का जो तल है हर जगह पूरे पृथ्वी पे सेम है, और वो समुद्री तल सेम है, और कहीं उसका ज़मीन जो है वो अलग अलग ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन समुद्र का तल एक समान ऊंचाई का होता है। इसीलिए किसी भी जगह का अगर हम ऊंचाई नापते हैं तो हम समुद्र के तल से नापते हैं, और समुद्री तल के ऊंचाई को शून्य माना जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए वही है, इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है एशिया, हमारा एशिया। क्या आप यहाँ पे पहचान सकते हैं इंडिया कहाँ पे? ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। हिमालय पर्वत यहाँ पे दिखा रहा है, और ये जो आपको जान के खुशी होगी कि ये अफ्रीका से टूटा हुआ भाग है। बहुत लाखों वर्षों पहले ये जो है अफ्रीका से टूट के, इंडिया पहले अफ्रीका का भाग था, ये अफ्रीका से टूट के यहाँ पे एशिया में जाके वहाँ पे चला गया। पानी यहाँ पे पानी की सहायता से वहाँ पे पहुँचा है। पहले अफ्रीका का भाग था, लेकिन अब एशिया का भाग है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके पता चलेगी, अगर नहीं एनसीईआरटी में दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, धीरे धीरे उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है।
ये बहुत बार पूछा जाता है और इसे आप ध्यान में रखिए और इसको हम तो बोलते हैं रट लीजिए, इसको रट लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टीचिंग एग्जाम में तो पूछे ही मत कितनी बार पूछा गया। सीटेट ले लीजिए, एस्टेट ले लीजिए या फिर बीपीएससी ले लीजिए, सब में ये पूछा जा चुका है। इसीलिए आपको इसे भूलना ही नहीं है। जो चीज़ एनसीईआरटी बुक में दे दिया वो समझिए आपको 110% उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब देखिए आपको ये तो पता चल गया सबसे ऊंचा जो है उस शिखर माउंट एवरेस्ट है, लेकिन सबसे गहरा भाग विश्व का, पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरे विश्व का या बोलिए पूरे पृथ्वी में सबसे गहरा भाग कहाँ है? ये है हमारा सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। रुकिए मैं इसको दूसरे अलग कलर से ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, और ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई क्या है? इसकी ऊंचाई नहीं, सॉरी, गहराई 11,022 मीटर। गहराई को हम इस नीचे वाले एरो से दर्शाते हैं और ऊंचाई को इस ऊपर वाले एरो से, ठीक है। और ये मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। ये अभी आएगा डिटेल से, उस पर चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में कहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपका इसी चैप्टर में क्लियर होने वाला है। आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सोचे हैं कभी? सोच के देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे रेस्ट थोड़ा कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पहली भी कुछ कहना चाहती है। ये देखिए रही पहली। अब देखिए ये क्या आपको बताना चाहती है। क्या आप जानते हैं क्या न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट और स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और बोल रहा है जापान की जुंको तोवई विश्व की पहली महिला बनी थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अगर सबसे पहले व्यक्ति पूछा जाएगा तो एडमंड हिलेरी, और सबसे पहली महिला पूछा जाएगा तो जापान की जुंको तोवई, ठीक है। सबसे पहली महिला जुंको तोवई, सबसे पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी, ठीक है। और बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और अगर भारत के मामले में पूछा जाएगा भारत की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, तो बिछेंद्री पाल। अब डेट भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि जितने भी वो साइंटिस्ट वगैरह जो भी हो, चढ़ाई क्या है माउंट एवरेस्ट पे मई के महीने में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे मई के महीने में, यहाँ भी मई के महीने में और यहाँ भी मई के महीने में। क्यों? क्योंकि मई के महीने में गर्मी रहती है और वहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है, और उतना खतरा नहीं रहता, इसीलिए मई के महीने में चढ़ाई किया जाता है ठंडे इलाकों में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आ गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप है, 7। टोटल कितने महाद्वीप है? 7। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि यह स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब ये देख लेते हैं। देखिए सही बोल रहा है। ये रहा आपका, ये कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा है। और इधर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। यहाँ बोल रहा है कि स्थल का अधिकतर भूभाग जो है नॉर्थ की तरफ है, मतलब उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में। ये दो बिल्कुल सही बोल रहा है। इधर कम है और इधर ज़्यादा है, इधर कम है, वो इसमें बोल रहा है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इंडिया भी एशिया महाद्वीप का ही भाग है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला है और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लेते हैं क्या ये सच में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये लीजिए, ये हो जाएगा नॉर्थ आपका और ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये सच में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर से पूरब ईस्ट है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग से करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्या सच में है। यहाँ देखिए एशिया, और एशिया को यूरोप से जो अलग करता है वो ये है यूराल पर्वत। यहाँ कहीं है यूराल पर्वत जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। और अगर ये दोनों को मिला दे यूरोप और एशिया तो ये थोड़ा बड़ा भूभाग हो जाता है और इसको मिला के यूरेशिया बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एशिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया के सबसे बहुत छोटा है, मतलब एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, जो कि एशिया के पश्चिम में है। एशिया के पश्चिम में है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी लगा लेते हैं इसका पता। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये एशिया के किधर है? पश्चिम में है ना, पश्चिम में। और ये रहा हमारा यूराल पर्वत। और आर्कटिक वृत्त जो है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरेगा। आर्कटिक यहाँ कहीं से गुजरता है आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त कितना होता है? 66.5 डिग्री। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है एशिया के मुकाबले में बहुत छोटा है। कौन? यूरोप। अब चलिए आगे देख लेते हैं। वो हो गया एशिया समझ लिए, यूरोप समझ लिए। अब आते हैं, बात करते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका एशिया के बाद, वो एक मिनट, इस अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे आता है एशिया, उसके बाद आ जाएगा अफ्रीका। बढ़ते क्रम मतलब घटते क्रम में बोले तो सबसे बड़ा हो जाता है एशिया और फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देख लेते हैं क्या सच में मध्य से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा अफ्रीका और ये रहा 0 डिग्री, एकदम मध्य से ही गुजरती है। ये रहा अफ्रीका और यहाँ पे देखिए मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.0 को देखिए, आप पाएंगे कि यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 0 डिग्री, जिससे होकर
कर्क रेखा, जिससे होकर मकर रेखा, तीनों गुजरती है। सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा और ये रहा मकर रेखा और ये रहा हमारा विषुवत रेखा। समझ गए, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। ये बहुत खासियत है। इसमें अभी पता चलेगा किसके, इसमें एक अमेजन का वन पाया जाता है जिसे पृथ्वी का लंच कहा जाता है, क्योंकि ये अकेले इतना ऑक्सीजन रिलीज करता है कि समझ जाइए कि 30%। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा का जो रेगिस्तान है अफ्रीका में ही स्थित है और ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सबसे गर्म सहारा। ये महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। फिर से देख लेते हैं क्या सच में। हाँ देखिए, इधर भी चारों तरफ से, इधर से देखिए इधर से देखिए दक्षिण महासागर, इधर से हिंद महासागर और इधर से हुआ अटलांटिक महासागर और ये रहा इधर से भूमध्य सागर। चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। और देखिए और आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा सहारा मरुस्थल। यहाँ पे आपको लिखा हुआ छोटा सा दिखाई दे रहा होगा तो मैं बता देती हूँ। ये हमारा सहारा मरुस्थल जो कि सबसे गर्म है, वही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में ही पाया जाता है जो कि सबसे गर्म है। और बोल रहा है विश्व के मानचित्र को देखिए तो देख लिए आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये तो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा। बड़ी अलग होती है, सबसे बड़ी नदी अलग होती है, लेकिन ये सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में ही स्थित है। अफ्रीका से होकर गुजरती है नील नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हो जाता है एशिया, दूसरा हो जाता है अफ्रीका, तीसरा हो जाता है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अभी आपको ये दिखाएंगे कैसे। ये रहा हमारा पनामा स्थल संधि। ये दोनों आपको दिख रहा है ना, छोटे से पतले से रास्ते से जुड़ा होता है, यही होता है पनामा। यही है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। स्थल संधि का अर्थ होता है दो स्थल को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल का एक सकरा भाग मतलब बहुत पतला रास्ता जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। और देखिए और एक होता है जल संधि। जल संधि भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए जल संधि भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए स्थल संधि दो बड़े स्थल को जोड़ेगा, जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा। जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा तो वो जल संधि, स्थलीय क्षेत्र को जोड़ेगा तो स्थल संधि। इतना समझ में आ गया। आपको इजी से इजी करके समझाने का कोशिश की हूँ। एक लाइन में स्थलीय भाग को जोड़ा स्थल संधि, जलीय भाग को जोड़ा जल संधि। ठीक है, और ये जल संधि जो है पाक जल संधि, ये श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। ये आपको और धीरे धीरे पता चल जाएगा। और यहाँ पे दे भी रखा है, भारत एवं श्रृंखला के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ तो आप बोल दीजिएगा पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि पाक जल संधि तो पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जो है उससे भी उसका ही नाम पाक जल संधि है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घुरा है। क्या इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अभी देख लेते हैं। ये महाद्वीप जो है इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये महाद्वीप बोल रहा है तीनों तरफ जल से घिरा है।
देखिए इधर अटलांटिक हो जाता है, इधर प्रशांत महासागर हो जाता है, इधर आर्कटिक महासागर हो जाता है, इधर दक्षिण महासागर हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में है क्या, इसको भी देख लेते हैं। ये रहा दक्षिण अमेरिका, और ये रहा 0 डिग्री, और ये तो सच में दक्षिण भाग में है इसका अधिकांश भाग। तो ये आपको पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अभी पता लगाते हैं। देखिए इरेज कर लेती हूँ। ये रहा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज यहीं कहीं से गुजरती है, उत्तर से दक्षिण तक। इंडीज पर्वत श्रृंखला, ये इसी के बारे में ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। बोले थे ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी अलग होती है और सबसे लंबी नदी नील नदी वो अलग है। सबसे लंबी नदी अफ्रीका में पाई जाती है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। इतना याद रखिएगा। अब चलिए देखें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये रहा, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल सही। ये रहा हमारा 0 डिग्री, और इसके इधर तो दक्षिण हो जाता है, ये पूरी तरह दक्षिण में है। और ये चारों साइड से, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, चारों साइड से जो है कि जल से घिरा है, चारों साइड से जल से घिरा है, चारों साइड से। ये इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और कोई चीज़ अगर चारों साइड जल घिरा हो तो उसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंटार्कटिक, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की चादरों में ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान है। इसके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब देखिए मैप में अंटार्कटिका द्वीप महाद्वीप के बारे में बात कर लेते कि ये कहाँ है। ये रहा हमारा दक्षिण महासागर के बिल्कुल पास में। ये रहा, ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे दक्षिण ध्रुव की तरफ है और ध्रुवों पे बहुत अधिक ठंड रहती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ की चादरें, मोटी मोटी चादरों से ढकी हुई रहती है। और यहाँ पे मानव का निवास नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो बहुत अधिक ठंडी होती है, और दूसरी कि यहाँ पे मानव रहेगा, कोई कोई हरकतें करेगा, बर्फ़ पिघलेगा, फिर बाढ़ आ जाएगी, पूरी दुनिया डूब के तहस नहस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है कि मानव का निवास नहीं होता है। यहाँ पे बस कुछ क्या बोलते हैं वो रहता है, जो कि अरे उसका नाम भूल रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे कुछ संस्थान है जो कि शोध केंद्र जिसको बोलते हैं, संस्थान को शोध केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया का भी दो शोध केंद्र, मतलब इंडिया का भी 2 शोध केंद्र हैं जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। 2 शोध केंद्र हैं। मैं बार बार वो हो जाती हूँ, आप बस समझने की कोशिश कीजिए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 2 शोध केंद्र हैं और यहाँ पे मानव का निवास नहीं होता है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा जलमंडल। स्थलमंडल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम जलमंडल के बारे में। ठीक है, जलमंडल को देख लेते हैं अच्छे से। ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कौन कौन से रूप? बर्फ, पानी और जलवाष्प। इसमें महासागर एवं नदी, झीलों, हिमनदों
और भूमिगत जल, वायुमंडल के जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वो इतना खारा होता है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की पर्वतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बावजूद हम पानी का कमी महसूस करते हैं। क्यों? अगर बोल रहा है कि 71% पानी है, लेकिन फिर भी बोलता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी बचाओ पानी बचाओ। क्यों? यही कारण है कि 97% तो 97% तो हमारा ऐसे हो जाता है समुद्रों में, महासागरों में, जो कि खारा है, वो पीने लायक नहीं है। और जो है बहुत कम मात्रा में जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, 97% हो जाता है उधर। और उसके बाद बाकी के नदी, झील, तालाब, इस सब में भी बहुत सारा चला जाता है, आपको डिटेल में पता चलेगा। और पीने के लिए बहुत कम मात्रा में बचता है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर का ही केवल उपयोग करते हैं हम लोग पीने में। इसलिए बोलता है पानी का बचाओ, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं और गंदा करके बर्बाद करके फेंकते हैं, फिर जो है वो सारे गंदे होके समुद्र में चले जाते हैं, फिर से वो खारा हो जाता है। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर को इनडायरेक्टली देखें तो अंडरग्राउंड वाटर को निकाल निकाल के हम समुद्र में भेज रहे हैं, और नदियों में भेज रहे हैं, तालाबों में भेज रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि पानी को बचाना चाहिए। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको बच्चों की तरह समझाने का कोशिश किया गया है कि कौन सा महादेश छोटा है और कौन सा महादेश बड़ा है। यहाँ पे देखिएगा तो पहले नंबर पर हो जाता है एशिया, ये सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाता है। और तीसरे नंबर पे जो है उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। और फिर जो है कि 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आ जाता है। फिर 6ठे नंबर पे यूरोप। और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये बच्चों की तरह आपको दिखाया जा रहा है, समझाने का कोशिश किया कि आप डब्बे को गिनिए, काउंट कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये आप अपने मज़े के लिए कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको बता दी, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे महासागर। महासागर क्या है, अब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि मैं बहुत बार मैप दिखा है। मैप मेरे दिखाने का यही मतलब रहता है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए, और आपको सारी चीज़ों का स्थिति, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और कौन सा महादेश बड़ा है, कौन सा महादेश छोटा है, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है, आपको देख देख के ही याद हो जाए। बार बार मेरा मैप लाने का यही मकसद है। ठीक है। अब देखिए, महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है, और इसमें 3 तरह की गति रहता है। पहला होता है तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। 3 तरह की गति पाया जाता है महासागरीय जल में। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर ये प्रमुख 5 प्रकार के हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागर जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिण महासागर, और 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। महासागर 5 होते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 महासागर के बारे में एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे जानने की जानकारी मिलेगी। ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3 भाग पर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। आपको पहले ही पता है कि मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और बोल रहा है चित्र देखने और प्रशांत महासागर के चारों ओर महान देशों का स्थिति पता कीजिए। अभी देख लेते हैं इसको अच्छे से इरेज पहले कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो सके। ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, प्रशांत महासागर ये रहा,
और इधर ये रहा, ये पृथ्वी गोल है, उसको खोल के इस पे दिखाया गया, इसीलिए महासागर ये मत सोचिएगा कि प्रशांत महासागर दो है। अगर इसको जोड़ देंगे, इसको राउंड कीजिएगा तो एक ही है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये लगभग गोलाकार होता है, इसकी आकृति गोलाकार है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। प्रशांत महासागर समझ में आ गया, इसकी आकृति गोलाकार है। अब देखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है। यह पश्चिम किनारे पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब दांत के समान। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दंतुरित, ठीक है। ये दांत के समान, इसलिए इसको व्यस्त महासागर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि ये सबसे व्यस्त महासागर है। अब मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ है। अटलांटिक महासागर कहाँ क्या मैप, ये रहा अटलांटिक महासागर हमारा, ये रहा हमारा अटलांटिक महासागर। ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार एस आकार का। आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आए। ये एस आकार का दिख रहा है, वही बोल रहा है अटलांटिक महासागर एस आकार का। ये जो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। और इसके जो है, इसका जो है तट जो है दंतुरित है। दंतुरित कहने का मतलब है दांत के समान, इसीलिए इस पे ना इसको व्यस्त महासागर भी कहा जाता है। इस पे बहुत अधिक व्यापार वगैरह होते रहता है। अब आगे देख लेते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में देखिए, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया। अब भारत का इतना दबदबा पूरे विश्व में हो रहा है कि उसका महासागर का नाम भी रखा गया है। और भारत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये तो आपको पता चल गया होगा। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। हिंद महासागर ये रहा, हिंद महासागर ये रहा। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ, और एक दूसरी तरफ ये दक्षिण महासागर है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आगे है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिण महासागर को आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं। ये देखिए दक्षिण महासागर कहाँ है, ये रहा दक्षिण। ये अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर लेता है, मतलब दक्षिणी ध्रुव को। ये बताने का कोशिश किया गया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव की ओर चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल एवं सक्रिय भाग से जुड़ा है, जो बेरी संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब आर्कटिक वृत्त को देख लेते हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ है? आर्कटिक वृत्त पहले आर्कटिक वृत्त नहीं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये रहा हमारा आर्कटिक महासागर, ये रहा एक छोटा सा, ये उतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा महासागर है हमारा आर्कटिक वृत्त, जो कि उत्तरी ध्रुव के तरफ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं, अगला है वायुमंडल। वायुमंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट। वायुमंडल में 5 परतें होती है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभमंडल में मौसमी घटनाएं घटती है। समताप मंडल फिर हो जाता है मध्यमंडल, आयनमंडल, फिर वायुमंडल। इसका क्रम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए वायुमंडल के बारे में एनसीईआरटी की बुक में क्या कहा जा रहा है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। बिल्कुल सही, हमारी पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है। अभी मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? ये हमारी अर्थ है।
और इस पे ना इस तरीके से वायु की परत चढ़ी हुई है। ये रहा क्षोभमंडल, इस तरीके से ये रहा समताप मंडल, फिर एक और परत, फिर एक और परत, ऐसे कर करके 5 परतें चढ़ी हुई है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से परत है ये वायु का, इसी तरीके से है। बिल्कुल ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये परत नहीं रहेगी तो हमारा पृथ्वी भी नहीं रहेगा, हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। और अगर पृथ्वी नहीं रहेगा तो जीव जंतु कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो कॉमन सी बात है। इसीलिए बोल रहा है ये इसका वायुमंडल का और पृथ्वी का बहुत अटूट रिश्ता है, मतलब भाग है, समझ लीजिए। ये हमें ऐसे वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों के सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर ये वायुमंडल नहीं रहेगा तो सूर्य से हानिकारक किरणें, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, पृथ्वी पे आएगी। पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं से टकराएगी। उसके बाद उसको स्किन कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये अगर हो गया तो कोई जीव जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, जो आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहला है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पे वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ एवं शुद्ध हवा का 99% भाग है। कितना है? नाइट्रोजन का बात करें तो 71% और ऑक्सीजन और ये 21% पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में क्या आप, सॉरी, ये हमारा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 78%। ये हो जाएगा हमारा 78%। ठीक है, ये सारे, ये दोनों गैसों को मिलाकर 99% हो जाता है। और 1% जो है अन्य गैसें हो जाती है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% पाया जाता है। ऑक्सीजन सांस के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इतना तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन प्राणियों और वनस्पतियों की वृद्धि के लिए कैसे आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी के छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन बहुत जरूरी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अगर ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो समझ रहे हैं, हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है कोई नहीं रहेगा। बोलेगा ये क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी नहीं रहेगा जीव जंतु, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा फिर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, ये हमारी पृथ्वी का पर्याप्त मात्रा में गर्म रखती है, जिसके कारण कोई भी जीव उत्पन्न होता है, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रकृति ने जो भी हमें कुछ दिया है, जो भी बनाया है, सब इम्पोर्टेंट है। कुछ भी बेकार नहीं बनाया है प्रकृति। इसीलिए ये मत सोचेगा ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छा है। जो प्रकृति ने दिया है वो सारी चीज़ें किसी न किसी कारणवश ही दिया है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि पर्वतारोही को सांस लेने में क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि वायु के घनत्व के कारण। जैसे ऊपर जाते हैं वायु के घनत्व में, डेंसिटी में कमी आने लगती है, इसीलिए उसको साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें अपने साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जिससे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडलीय पृथ्वी पर दबाव डालता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। हमेशा हर कंडीशन में ये होता है, वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेगा। ठीक है, और देखिए ये दिया है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश किया गया। ये हमारा वायुमंडल, ये स्थल मंडल, ये जल मंडल, और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी है।
अब देखिए आगे देख लेते हैं। आगे है जीव मंडल। अब जीव मंडल क्या है, पहले हम स्थल मंडल पढ़ लिए, जल मंडल पढ़ लिए, अब और वायुमंडल भी पढ़ लिए। अब हम जीव मंडल पे पढ़ेंगे। जीव मंडल जिसको जय मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। जीव मंडल किसको कहा जाता था, जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल और और क्या था, जल मंडल, तीनों मिलता है उसे जीव मंडल कहते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में आपको बताई हूँ, इसको आप देखिए समझ गए होंगे। वायु जीव मंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर अन्य स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे सभी तरह का जीव पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े हाथी, डायनासोर तक सभी यहीं पे पाया जाता है जीव मंडल में। क्यों? क्योंकि जीव किसी भी जीव को जीने के लिए यहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसीलिए मनुष्य सही सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणी के मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। आगे चल के धीरे धीरे आप जंतु जगत और पादप जगत को अच्छे से समझेंगे। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक रूप से क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ये बता रहा है किस तरीके से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही समझाने का कोशिश कर रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के परिवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। गंदा पानी तो किसी के लिए भी हानिकारक होगा, वही बोल रहा है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, जिसे विश्व उष्मन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बार आप सुने होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग समझा दूंगी कि आपको फिर से समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यह मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है, जो कि होना ज़रूरी है। एक परत पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको कनेक्ट करने का कोशिश करते हो। जैसे कि ये आप है, मान लीजिए ये आप है, ये अर्थ नहीं, ये आप है। आपको ठंडा लगा, आप एक कंबल, आपको ओढ़ना चाहिए था एक कंबल, आप ये ओढ़ लिए, आपको अब ठंडा नहीं लग रहा है। लेकिन आपका दोस्त क्या किया, एक कंबल और ओढ़ा दिया, एक कंबल और ओढ़ा दिया, एक कंबल और ओढ़ा दिया, तो आपका क्या होगा, आपको कैसा फील होगा? आपको गर्मी लगेगी, गर्मी जैसा फील होगा। वही सेम कंडीशन है, उसी सेम कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कंडीशन आपके साथ हुआ, आपको ओढ़ना चाहिए एक कंबल, लेकिन आपका दोस्त उसके ऊपर और ओढ़ा दिया, उसके ऊपर और ओढ़ा दिया, उसके ऊपर और ओढ़ा दिया, जिससे आपको गर्मी लगने लगी। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये अर्थ है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत है, नॉर्मली, नेचुरली, ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन हम मोटरसाइकिल, गाड़ी, वाहन कुछ चलाएं, उससे धुआं निकला, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की एक और परत चढ़ गई। हमने फ्रिज, कूलर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल की, उससे एक परत और कार्बन डाइऑक्साइड की चढ़ गई। हमने पेड़ को काटा और परत चढ़ा। हमने कारखाने, उद्योग चलाए, उससे और एक परत चढ़ा दी। इस तरीके से हम अर्थ के ऊपर कंबल के भांति कार्बन डाइऑक्साइड की परत चढ़ाते गए,
तो क्या हो गया, पृथ्वी गर्म होने लगी, ज़्यादा गर्म। इसी को विश्व उष्मन कहा जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आई होप कि आपको ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको किसी भी तरह का इसमें परेशानी नहीं होगा, चाहे ग्लोबल वार्मिंग कहीं भी आ जाए आप समझ जाइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है अर्थ के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, जिसे विश्व उष्मन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया, आपको अच्छे से मैं समझाने का कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जलमंडल के बीच, एक मिनट, बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये तो बहुत ज़रूरी है, सीमित होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हुआ तो समझ जाइए उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम आपको चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं उसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास को भी कंप्लीट कराती हूँ। ये मैं हर चैप्टर के अभ्यास को कंप्लीट कराती हूँ साथ साथ ही, ताकि आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं हो कि मैं सिर्फ पढ़ा देती हूँ, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं करवाती हूँ, आपका डाउट ख़त्म नहीं करती हूँ। इसलिए मैं एक भी शिकायत नहीं छोड़ती हूँ कि आपका डाउट ना क्लियर हो, आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर ना हो। इसीलिए अब चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर का बारी है, एक एक करके आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, ये आपको पता है। और दूसरा है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। कौन कौन से? हमारे 7 महाद्वीप है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब तीसरा देखिए, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो तो वो हो जाता है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए, वायु के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। टोटल 5 परत हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं रहेगा तो हमारे अर्थ भी नहीं रहेगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस पर 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 68%, लगभग 68% लैंड एरिया है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध माना जाता है। ठीक है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी जीव को जीने के लिए जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल, मतलब खाने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है। इसीलिए किसी भी जीव को जीने के लिए जीवमंडल क्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि पृथ्वी का कौन सा पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थल स्थल जुड़ा रहता है। तो क्या बताएं, स्थल स्थल जुड़ा मतलब स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अत्यधिक होती है, मतलब सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन। कितना होता है? 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? थल मंडल, जिसे स्थल मंडल का कहा जाता है और जिसे भूमंडल कहा जाता है। सबका मतलब एक ही है, धरती। और जिसका आपको साधारण सा बताऊँ, धरती, बस यही मान लीजिए, स्थल मंडल मतलब धरती। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसमें जो कि हमारा भी महादेश है, ये महाद्वीप है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 3rd नंबर का। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त। कौन सा? यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरियाना गर्त सबसे गहरा भाग। और दूसरे का हो जाएगा, देश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। और ये हिंदुस्तान, इंडिया के नाम पर रखा गया है। और देश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन जीने के लिए सहायक है। जीवमंडल, जिसे जैवमंडल भी कहा जाता है।
ठीक है। अब चौथा हो जाएगा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ का क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरेशिया कहा जाता है। अगर यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ के बोलेंगे तो यूरेशिया बोलेंगे। पाँचवा हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डेस है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट में बताइए। 8,848 मीटर। इतना समझ लेंगे आप लोग। आपका सारा मतलब एक एक भी टॉपिक नहीं छोड़ी, सारा टॉपिक कंप्लीट की, सारा चीज़ आपको डिटेल से बताई, एनसीईआरटी के हिसाब से लाइन बाय लाइन डिकोड करके बताई, सारा क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दी। आई होप कि आपको इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज का ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। शुरू से अंत तक ऐसे ही आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब